Hello बच्चों, good morning to all of you. Today we are going to discuss a very interesting topic that is photosynthesis. तो बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर आप सभी को पता है कि 6 मॉलिक्यूल तो CO2 के और 12 मॉलिक्यूल जो होते हैं H2O के वो मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस की एक बैलेंस रिएक्शन है ये 6CO2 प्लस में 12H2O in presence of light and chlorophyll. It forms C6H12O6 प्लस में 6 ऑक्सीजन। तो हम पहले बच्चों ये मानते थे कि इस CO2 के ब्रेक होने से भाई कार्बन, इसका जो ये वाला कार्बन था वो यहां पे आ गया और जो उसकी O2 थी तो वो इसकी फॉर्म में यहां से रिलीज हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, वॉन नील ने ये बताने के लिए कि H2O से ऑक्सीजन निकलती है कुछ टेक्निक्स का यूज किया, और वो जो टेक्निक्स थी तो वो थी रेडियो एक्टिव टेक्निक्स। तो कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसने लिए और उसने इस रिएक्शन के अंदर H2O को लेबल्ड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर उसने जब इसको ऑक्सीजन को लेबल्ड किया, जहां से ऑक्सीजन सोर्स उसको मिल रहा था फोटोसिंथेसिस के अंदर जो H2O था, तो उसने एक ऑक्सीजन को लेबल्ड कर दिया। तो उसको जो H2O के अंदर ऑक्सीजन थी वो कहां मिली, जो O2 रिलीज हुई। ओके, CO2 को लेबल्ड नहीं किया तो CO2 के अंदर जो ऑक्सीजन थी तो वो कहां पे मिली उसको, वो मिली H2O के अंदर, जब लास्ट में एंड प्रोडक्ट बना ये H2O, और मिली किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो ये इससे प्रूफ ये हो गया कि जो O2 निकलती है वो निकलती है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ H2O, नॉट फ्रॉम CO2। तो अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्होंने यूज किया एज ए हाइड्रोजन डोनर यूज किया H2O। ठीक है ना, तो H2 ही ऑक्सीडाइज हुआ O2 के अंदर। तो इसको बताने के लिए उसने यूज किया पर्पल और सल्फर बैक्टीरिया का। तो इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट था बेटा वो सल्फर निकला, न कि ऑक्सीजन, क्योंकि स्टार्टिंग में यहां पर अगर H2O होता तो इनकी बॉडी में से भी क्या निकलनी थी, ऑक्सीजन। लेकिन इन्होंने यूज किया H2S का, और H2S के यूज करने से जब इसका जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना तो वो क्या बना, सल्फर। ठीक है ना, दिस इज सल्फर नॉट ऑक्सीजन, बिकॉज H2S इज हाइड्रोजन डोनर। इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हाइड्रोजन डोनर इज H2O नॉट H2S। H2O था तो ऑक्सीजन निकल गई। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है इन्होंने यूज किया एज ए H2S का, तो यहां से क्या निकली, सल्फर। तो इससे साफ तौर पे ये डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि जो O2 निकलती है वो निकलती है H2O के ब्रेकडाउन से, नॉट फ्रॉम CO2। ओके, इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। बेटा क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर यहां पे कुछ ग्रेना प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ग्रेना थाइलेकोइड्स। ठीक है, और ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। तो जिस मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको बेटा हम बोलते हैं स्ट्रोमा। एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेनम, और ग्रेना जो इसकी मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं ग्रेना थाइलेकोइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा लैमिले। क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद के राइबोसोम्स होते हैं इस प्रकार, इसको हम 70 राइबोसोम्स बोलते हैं।
70s राइबोसोम्स। ठीक है, तो 70s राइबोसोम्स जो फीचर है बेटा, ये फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। ओके, तो कभी प्रिमिटिव टाइम के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी एक प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल्स का बिहेव करता था। ड्यू टू एक्ट ऑफ इवोल्यूशन इट एंटर्स इनटू द ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ओके, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर अपना खुद का डीएनए भी है, खुद का आरएनए भी है और खुद के इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, खुद का इसके अंदर 70s राइबोसोम्स हैं और इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट्स। ओके, सेल्फ रेप्लिकेट्स। तो इतने सारे इसके अंदर फीचर हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते इसको। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ऑर्गेनल भी है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि ये फूड का फॉर्मेशन करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, जो फूड की सिंथेसिस होती है वो दो तरीके से होती है। मतलब एक तो होता है फोटोकेमिकल फेस, पहले वाले को बोलते हैं फोटोकेमिकल फेस, फोटोकेमिकल फेस, और इसको हम बोलते हैं बेटे लाइट रिएक्शन। जो होती है ग्रेना के अंदर और स्ट्रोमा लैमेली के अंदर। इट टेक्स प्लेस इन ग्रेना। ओके, और जो सेकेंड रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेस, बायोसिंथेटिक फेस। दिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। It takes place in stroma. स्ट्रोमा। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, तो ये लाइट डिपेंडेंट है। इट रिक्वायर सनलाइट। जो सनलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको ये कैप्चर करती है ना, विद द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम नंबर 1 एंड फोटो सिस्टम नंबर 2। तो लाइट को कैप्चर करने के बाद तो इलेक्ट्रॉन्स को ये कैच कर लेता है ना, और उससे क्या होगा, इसके अंदर एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर। और ये एटीपी और NADPH जो है फिर यूज होते हैं बायोसिंथेटिक फेस के अंदर और डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो जो लाइट रिएक्शन है इट वाज गिवन बाय हिल, ये डिस्कवर की है हिल ने, और बायोसिंथेटिक फेस जो है ये रिएक्शन डिस्कवर किया ब्लैकमैन्स ने। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पे इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उससे एनर्जी निकलती है, और जब वो एनर्जी निकलेगी तो वो क्या करेगी, उस एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो एडीपी है और फॉस्फेट है वो बॉन्ड बना के और यहां पर क्या बना देंगे, एटीपी, और बन जाएगा बच्चों NADPH। इन दोनों को हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर। इनको हमने बोल दिया एसिमिलेटरी पावर। तो ये है लाइट रिएक्शन। दिस इज लाइट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, ग्रेना में होती है, इट रिक्वायर, और इसमें जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मेन मोटिव क्या है, टू फॉर्म एटीपी और NADPH, बस। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और है, यहां पर 2H2O का ब्रेकडाउन होगा
तो उससे क्या बन जाएगा 4H प्लस, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहां निकल जाएगी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये बात आपको ध्यान रहे कि H2 का और O2 का जो रेशो होता है वो होता है 2:1। अगर यहां पे 4 H2 ब्रेक होंगे तो यहां पर 2 ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब यहां पर 2 H2O ब्रेक हुआ है, ओके, इसकी फोटो स्प्लिटिंग हुई है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां पे 1 ऑक्सीजन निकली है। तो यही वो ऑक्सीजन है जो H2O से ब्रेक होके निकलती है। अभी हम बात कर रहे थे पीछे कि O2 जो है वो CO2 से नहीं निकलती है, बल्कि कहां से निकलती है H2O से। और इसको हम बोलते हैं फोटो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंड इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज आयंस, कैल्शियम आयंस और क्लोरीन आयंस। प्लस में एक और यहां पे होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे 4 चीजें होती है, मैग्नीज, कैल्शियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो यहां से क्या निकलती है बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ये एटीपी है और NADPH है जो कि लाइट रिएक्शन में बनता है, तो फिर ये क्या करेगा, ये यूज होगा डार्क रिएक्शन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेस। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो डार्क रिएक्शन है केवल वो डार्क में होती है या अंधेरे में होती है, बस उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लाइट से इंडिपेंडेंट है। लेकिन वो जो लाइट रिएक्शन में कुछ चीजें बनी थी एटीपी और NADPH उसका यूज करती है। ठीक है, तो यहां पर एक सबस्ट्रेट होता है RUBP, राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो बेटा इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, इट इज 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें यहां पर एक एंजाइम भी काम करेगा रूबिस्को, जिसको हम बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एंजाइम। इसके पास, इस एंजाइम के पास दोनों तरह का बिहेवियर होता है। समटाइम्स इट परफॉर्म कार्बोक्सिलेशन एंड समटाइम इट परफॉर्म ऑक्सीजनेशन। जब भी एनवायरमेंट के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये क्या कोज करेगा, कार्बोक्सिलेशन। और जब O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये इसका रिवर्स काम करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 O2 को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो उसके दोनों काम होते हैं। तो अब क्या होगा, एनवायरमेंट में अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो CO2 अंदर आएगी, तो 1 कार्बन यहां इसके साथ जो है और 5 कार्बन ये, तो एक 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाता है इसके अंदर। तो उसके बाद मोस्ट जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा तो उसका नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये 2 बनेंगे ये, तो 5 कार्बन ये और 1 कार्बन ये हो गया 6 कार्बन। तो 6 में से क्या होगा, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल यहां बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, और जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, विच कंटेन 3 कार्बन। इसीलिए इसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल, और इसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड C3 साइकिल। सो कॉल्ड C3 साइकिल, और बोलते हैं बेटा केल्विन साइकिल, बिकॉज गिवन बाय मेल्विन केल्विन। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन हो चुका है ना, तो अब इससे बन जाएगा यहां पर ट्राइस फॉस्फेट बन जाएगा। ट्राइस फॉस्फेट, बहुत सारे 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनते हैं बीच में, और ये इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और एट लास्ट बेटा इससे ग्लूकोज बन जाएगा। एट लास्ट इससे स्टार्च बन जाती है, स्टार्च।
ठीक है, ग्लूकोज से स्क्रोज बनेगा, ये मोनोसेकेराइड है और ये डाइसेकेराइड है। तो एट लास्ट क्या बनेगा यहाँ पर, ये स्टार्च। इट इज कॉल्ड स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और फिर इस ग्लूकोज से रिवर्स जो है ना, ये दोबारा से बन जाता है RUBP। तो इस साइकिल को हम बोलते हैं C3 साइकिल, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो था वो 3 कार्बन कंटेनिंग था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और इट वाज गिवन बाय केल्विन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। तो ये जो रिएक्शन हुई बेटा, ये हुई स्ट्रोमा के अंदर, और इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि डार्क रिएक्शन के लिए डार्क होना जरूरी नहीं है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट, बट इट यूजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ सनलाइट, दैट इज ATP और NADPH। ओके, तो इसके अंदर हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH का फॉर्मेशन होगा। इसके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो दिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इस प्रोसेस के अंदर जो स्ट्रोमा के अंदर होता है, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, तो यहां पर ग्लूकोज का और स्क्रोज का फॉर्मेशन होता है। कुल मिला के बेटा यहां फूड बनेगा, ठीक है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वहां पर होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और उसके अंदर भी ATP का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस, फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।